अच्छा जी 29 है। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, आप कंफर्म कर दें। जी सर, ठीक आ रही है आवाज़। ओके 29 एक्यूज टू बी कम्पिटेंट विटनेस। जो एक्यूज होता है वो कम्पिटेंट विटनेस होना चाहिए। कम्पिटेंट विटनेस का क्या मतलब होता है, ये एक अलग टॉपिक है, ये एविडेंस का क्या आपसे ताल्लुक इसका नहीं है। मतलब बस आप इतना याद रखें कि shall be a competent witness for the defense and may give evidence on oath disprove charges made against him। competent का मतलब आप आसान अल्फाज में मतलब वो एविडेंस दे सके लॉ के लिहाज से, अंडर 18 ना हो। अच्छा फिर एक्यूज के लिए लाजमी है कि वो अनसाउंड माइंड ना हो, ठीक है। तो वो सारी कम्पिटेंट विटनेस की शराइत हैं एविडेंस लॉ के अंदर कानून शामिल है। प्रोवाइड दैट द एक्यूज शैल नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। उसको अपने खिलाफ शहादत, अपने खिलाफ एविडेंस देने के लिए कंपेल्ड नहीं किया जा सकता, उसको मारा पीटा नहीं जा सकता, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक वो खुद अपने खिलाफ शहादत ना दे। अपने खिलाफ खुद शहादत देने का मतलब ये होता है कि अपने आप को खुद गड्ढे में फेंकना, अपने आप को खुद सजा दिलवाना। प्रोवाइड फर्दर दैट वेयर अक्यूज्ड अपीयर विटनेस हिज ओन चॉइस एंड रिफ्यूजेस टू आंसर एनी क्वेश्चन। हाँ, जो विटनेस होता है अगर वो एक्यूज खुद विटनेस है अपने केस के अंदर, तो वो अगर किसी चीज़ का जवाब नहीं देना चाहता तो कोर्ट उसको कुछ भी नहीं कह सकती, तो वो रिफ्यूज़ कर सकती है। ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है आपके लिए। फॉल्स एविडेंस, ऊपर जो बात गुजरी थी, अगर कोई बंदा फॉल्स एविडेंस कराता है तो फॉल्स एविडेंस की सज़ा यहाँ पे दी गई है। हु हैज स्टैंडर्ड फॉल्स एविडेंस इन द केस वेदर ही डिपोज्ड इन कोर्ट और नॉट। कोर्ट कोर्ट के अंदर जितने भी एविडेंस होते हैं, जितने भी लोग जाके शहादत कराते हैं, तो उसको अगर आपको गलत एविडेंस देते हैं तो उसके ऊपर एक अलग आपके ऊपर केस हो सकता है, आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। वो पाकिस्तान पीनल कोड में ये सेक्शन बताए गए हैं। तो अगर कोई बंदा ऐसा काम करेगा तो एनी अदर पर्सन अंडर सेक्शन 176 टू 182, एक पूरा चैप्टर है, उसके लिहाज से उसकी पूरी अलग से एक शीट बन जाती है, चार्ज शीट बन जाती है, उसके ऊपर चार्ज लगाए जाते हैं और उससे उसके लिहाज से ट्राई किया जाता है। तो ये वही बात कह रहे हैं, एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड सिमिलरली ट्राई हिम टू अवॉइड पनिश, यानी उसको पनिशमेंट मिलेगी अंडर द लॉ, ठीक है। ओके अगर कोई फॉल्स एविडेंस वाला काम करता है तो उसका प्रोसीजर, ये जो चैप्टर 22 है क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड का, तो वहाँ से वो अडॉप्ट कीजिएगा, लेकिन ये वो पूछेगा नहीं, ये प्रोसीजर की बात है। द प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन ए में बी इनिशिएटेड बाय द कोर्ट। अच्छा, ये जो फॉल्स एविडेंस की सज़ा है ये कौन दे सकता है, ये कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी कोर्ट कर सकती है, इसमें चेयरमैन नैब का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये कोर्ट के जो उसकी प्रोसीडिंग है उससे ताल्लुक मामला हैं, और ये कोर्ट के ही अगेंस्ट एक ऑफेंस है। कोर्ट में गलत एविडेंस देना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना, तो कोर्ट के पास ही होगा। अच्छा जी, ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, अच्छा अच्छा, इसकी एप्लीकेशन कौन देगा कि भाई इसने गलत एविडेंस दिया है, तो वो जो अगर नैब का प्रोसिक्यूटर या नैब अपनी तरफ से कोई गलत एविडेंस पेश कर रही है तो एक्यूज दे सकता है, और अगर एक्यूज कोई गलत एविडेंस पेश कर रहा है अपनी तरफ से तो प्रोसिक्यूटर दे सकता है, यानी प्रोसिक्यूशन यानी नैब का प्रोसिक्यूटर दे सकता है। तो ये कब दे सकते हैं, विद इन 30 डेज। अगर कोई एविडेंस पेश हुआ है, उस एविडेंस पेश होने के अगले विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। या अपील का मैटर है तो अपील के अंदर भी यही चलेगा, जब वो एविडेंस अगर पेश करवा रहा है तो आपको वो विद इन 30 डेज उसकी एप्लीकेशन में भी होगी, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है कि विद इन 30 डेज आप फॉल्स एविडेंस के खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं, या एक्यूज दे सकता है या प्रोसिक्यूशन दे सकता है। प्रोहिबिशन टू हैम्पर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप कुछ हैम्पर नहीं कर सकते, मतलब देखिए अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई इंक्वायरी हो रही है तो
इन्वेस्टिगेशन या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो सकती है, अगर वो कोई ऐसा काम करती है कि वो हैम्पर करती है, ठीक है, डेलिबरेटली यानी गलत तरीके से कंप्रोमाइज़ करती है, हैम्पर करती है, मिसलीड करती है, जियो ऑर्डाइज करती है, डिफीट करती है इंक्वायरी, इसको इसको कोशिश करता है कि मतलब इसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। अ, अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई बात उससे आके पूछता है कि भाई आप ये बताएं, तो वो आगे से डराता है, धमकियाँ देता है कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो, या असला दिखाता है। मतलब इस तरह करके कोई चीज़ हैम्पर की जा सकती है कि मैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर पाया, धमकियाँ लगाता है या कोई ऐसे तरीके ऊपर से प्रेशर डलवाता है, उस बंदे की सज़ा है। उस जो बंदा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, ये एक्यूज भी हो सकता है, एक्यूज के साथ कोई और बंदा इन्वॉल्व है जो जिसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, नैब समझती है या कोई एजेंसी समझती है, तो वो अगर ऐसा कोई काम करेगा तो उससे रिग्यूरियस इम्प्रेसमेंट हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, ठीक है, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है कैद की आवश्यकता। No person will be proceed against under the section except the sanction of a committee comprising the chairman, NAB, deputy chairman and prosecutor general accountability. ये जो सेक्शन है ये हैम्पर इन्वेस्टिगेशन वाला, तो ये कौन बताएगा कि ये किस ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहा और ये इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर रहा है, उसको मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक सैंक्शन कमेटी है। सैंक्शन कमेटी किसके ऊपर कंप्राइजिंग करती है, कंसिस्ट करती है, चेयरमैन नैब होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, प्रोसिक्यूटर जनरल होता है। अगर ये तीनों मिल के अगर लिख दें कि ये बंदा हैम्पर इन्वेस्टिगेशन का मुर्तकिब हुआ है, तो वो उसका एक अलग केस रेफर करके उसे 10 साल तक की सज़ा दिलवा सकती है। एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ वारंट भागता है कि उसको वारंट ना मिले या कोई नोटिस ना मिले कोर्ट का। अगर वो बंदा फिर पकड़ा जाता है और उसने मतलब ऐसे होता है, ज़्यादातर लोगों को पता लग जाता है कि मेरे खिलाफ नैब की इंक्वायरी शुरू हो गई है, मुझे नोटिस आने लगे हैं, तो वो आगे से नोटिस आता है, डाकिया लेके आता है, पोस्ट ऑफ आती है, TCS आता है, तो वो कहता है जी मैं घर में नहीं हूँ, ये है वो है, इस तरह करके। तो वो बार बार उसके पते पे जा रहे हैं वारंट गिरफ्तारी, तो वो अवॉइड कर रहा है, वहाँ से भागा हुआ है। तो जिस दिन वो पकड़ा गया तो इस चीज़ की उसे अलग सज़ा मिलेगी ऑफेंस से, इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, ठीक है। बाकी चीज़ को आप छोड़ दें, ठीक है, ये एक प्रोसीजर के मामलात हैं 87, 88, लेकिन बस आप ये याद रखें, जो बंदा एब्सकॉन्डिंग करेगा सर्विस ऑफ वारंट से, उसको 3 ईयर विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, मे एक्सटेंड, ये सारी चीज़ें साथ याद रखनी है। अच्छा जी, provision of section 18 it shall not be necessary to file a reference under this section। अच्छा, इस सेक्शन की सजा दिलवाने के लिए आपको रेफरेंस नहीं दायर करना पड़ेगा। इस सेक्शन की सजा दिलवाने के लिए आप जो प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे वो प्रोसीजर एक सेक्शन 87, 88 है CRPC का, वो आप यूज़ करके उससे सजा दिलवा सकते हैं, ये इसने बता दिया, ठीक है। विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, विड्रॉ कर सकता है प्रोसिक्यूशन कौन, नैब का प्रोसिक्यूटर किसी भी टाइम जब उसको लगे कि भाई हम केस वापस लेना चाहते हैं तो ले सकता है। विड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना। कोई प्रोसिक्यूटर जनरल के पास अथॉरिटी होती है कि विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट के कंसेंट से वो विड्रॉ कर सकता है अपनी पूरी प्रोसिक्यूशन, ठीक है, केस ही वापस ले ले। उसमें वो क्या कर सकता है, इफ़ इट मेड बिफोर अ चार्ज, अगर अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ तो चार्ज फ्रेम होने का मतलब होता है बिफोर अ चार्ज, मतलब अभी उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई है, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। हैज़ बीन फ्रेम, अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ तो उस एक्यूज की डिस्चार्ज बनेगी, ठीक है, लफ्ज़ डिस्चार्ज यूज होगा। अगर चार्ज फ्रेम हो गया, इसका मतलब है ट्रायल शुरू हो गया, जब ट्रायल शुरू हो गया तो फिर उसको एक्विटल का ऑर्डर मिलेगा। अगर वो ट्रायल के दौरान अगर ये विड्रॉ करता है तो उसको एक्विटल का ऑर्डर देगा कोर्ट, और अगर वो बिफोर द कमेंसमेंट बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज वो डिस्चार्ज ही करेंगे। अच्छा, कोई इन इदारों के बंदे हैं, कौन कौन से बंदे,
officer or an employee of the bank, financial institution, a writing of waiving, restricting, refinancing and financial facility, interest और markup, उसके ऊपर तब तक क्या कहते हैं कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती जब तक कोर्ट प्रायर अप्रूवल ना ले ले, इजाज़त ना ले ले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। कोर्ट के लिए कि कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस नहीं ले सकती जब तक वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वहाँ से इजाज़त ना ले ले। 31D देखते हैं, ये ऊपर गुजरा था कि 31D का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्प्रूडेंट बैंक लोन ETC, ठीक है। जो लोन वगैरह लिए होते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी प्रोसीडिंग के लिए क्या होगा, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द इम्प्रूडेंट लॉन्स वगैरह के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन और ये चीज़ें हैं, यानी वो विलफुल डिफॉल्ट और डिफॉल्टेड लॉन्स, rescheduled loans shall be initiated or conducted by the National Accountability Bureau against any person, company or financial institution without reference from Governor, State Bank of Pakistan। तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है कि वो कर सकता है, नैब कर सकता है उस बंदे के खिलाफ विदाउट रेफरेंस ना मंगवाए बेसिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन वो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है, मतलब इंक्वायरी शुरू कर सकता है। प्रोवाइड दैट केस पेंडिंग बिफोर, अच्छा ये इसको छोड़ दें, आपके मकसद का नहीं है, इधर आ जाए। प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस, अब विटनेस जो गवाही देने आते हैं लोग गवाही नहीं देते हैं, जिसकी वजह से मुलजिम रहा हो जाते हैं। अब प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है अगर कोई बंदा गवाही देता है। जैसे कि वो सार्जेंट पुलिस वाला केस अभी रिसेंटली हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी MPA को उन्होंने जैसे कोर्ट में बाइज्जत बरी की है, क्या सबूत ना होने की बुनियाद पर। कोर्ट ये नहीं कह सकती जी CCTV के अंदर नज़र आ रहा है तो हम बस ये इनफ सबूत है, तो उसके लिए विटनेस चाहिए होते हैं जो आके गवाही दे। तो किसी ने उस केस में आके गवाही नहीं दी क्योंकि उसे डराते हैं, प्रोटेक्शन नहीं होती, तो वो बंदा बरी हो जाता है। इसमें कोर्ट का और लॉ का कसूर नहीं होता। तो ये क्या कहता है कि हम प्रोटेक्शन देंगे जी विटनेस को। अगर कोई बंदा आके बताता है कि जी इस ये बंदा इन्वॉल्व है, ये है, इस तरह, तो हम उसे प्रोटेक्शन देंगे। कौन देगा? चेयरमैन नैब और द कोर्ट में इफेक्ट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, वो कह सकती है, कोई ऐसा मैयर पुलिस दे सकती है, उसे सिक्योरिटी दे सकती है कि भाई आप विटनेस हैं, विटनेस यहाँ पे गवाही देने आएंगे तो आपके साथ पुलिस आएगी, वो इस तरह कर सकते हैं। अपील एंड रिवीजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है अपील एंड रिवीजन। अगर आप के खिलाफ कोई फैसला होता है, कोर्ट कर देती है नैब कोर्ट, तो उसकी अपील कहाँ पे लाई होगी और कितने डेज के अंदर होगी। एनी पर्सन कन्विक्टेड, सजा याफ्ता हो गया, मुजरिम हो गया, और दी प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी, या तो वो कन्विक्टेड होगा या एक्विटल होगा, ठीक है। जो पर्सन एक्यूज था, या उसे सजा मिलेगी कन्विक्टेड, या वो रहा होगा, एक्विटल हो जाएगा। अगर एक्विटल होगा, रहा कर दिया जाएगा, तो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को ज़रूरत है कि उसे अपील में जाए। वो कहेंगे कि जी हम अपील में जाते हैं और हम इसको पकड़ेंगे, तो ये गलत फैसला होगा। अगर वो कन्विक्टेड हुआ है, उसको सज़ा मिली है, तो वो एक्यूज जाएगा अपील में कि जी ये फैसला गलत हुआ। तो उसने क्या दिया, दो बंदे कौन अपील में जा सकते हैं? एनी पर्सन कन्विक्टेड, जो कन्विक्ट हुआ है, और द प्रोसिक्यूटर जनरल इफ सो डायरेक्टेड बाय द चेयरमैन। प्रोसिक्यूटर जनरल खुद अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, उसको चेयरमैन नैब कहेगा कि जी इसमें अपील करनी है तो अपील कर दो। एग्रीड बाय द फाइनल जजमेंट, फाइनल जजमेंट से अगर वो एग्रीड हो, यानी मुतासिर हो, एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस, या कोर्ट का कोई और ऑर्डर उससे वो हो, मुतासिर हो, विद इन 10 days, उस ऑर्डर के आने के अगले 10 दिनों के अंदर अंदर वो क्या कर सकता है, फाइनल जजमेंट या वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के खिलाफ वो अपील कहाँ पे लाई करेगा? हाई कोर्ट के अंदर लाई करेगा ऑफ द प्रोविंस वेयर द कोर्ट सिचुएटेड, जहाँ पे वो कोर्ट मौजूद है उसकी हाई कोर्ट के अंदर वो अपील लगाएगा विद इन 10 days। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस सेक्शन को लाजमी देखिएगा 32 को। प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी इंटरलोकेटरी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। बस आपको ये याद रखिएगा, इंटरलोकेटरी, ठीक है, एक टर्म है पूरी, विच ऑर्डर्स आर इंटरलोकेटरी, ये पूरा एक चैप्टर होता है हमारा, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर
कोर्ट के इंटरलोकेटरी होते हैं। ये बीच में छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं, उसके खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते। एक ऑर्डर होता है और एक फाइनल जजमेंट होती है, उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं जिसको हम इंटरलोकेटरी ऑर्डर कहते हैं, उसके खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते। All appeal against the final judgment filed before the high court will be heard by अब हाई कोर्ट के अंदर जहाँ पे आप डालेंगे, वहाँ पे फाइल करेंगे, वहाँ पे कौन होंगे? वहाँ पे एक बेंच होना चाहिए, नॉट लेस देन 2 जजेस। तो उसके अंदर 2 जज कम से कम होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द चीफ जस्टिस। कौन उसको करेगा? चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूट करेगा हाई कोर्ट का। एंड शैल बी फाइनली डिस्पोज ऑफ विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर वो अपील का फैसला करेगा जब अपील फाइल की गई है। ओके, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नो रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट द इंटरलोकेटरी ऑर्डर। इंटरलोकेटरी ऑर्डर के खिलाफ अपील भी नहीं हो सकती और उसके खिलाफ रिवीजन भी नहीं हो सकती। रिवीजन अगर हो सकती है तो वो फाइनल जजमेंट के, रिवीजन इज अ डिफरेंट थिंग, अपील इज अ डिफरेंट थिंग, ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन आप ये बस याद रखें, रिवीजन इंटरलोकेटरी ऑर्डर के खिलाफ ना अपील हो सकती है ना रिवीजन हो सकती है। अच्छा, रिवीजन हो सकती है किसके खिलाफ? फाइनल जजमेंट के खिलाफ या एक ऑर्डर के खिलाफ। Provided that where a person makes an application for revision under this subsection, he shall in support of such application furnish copies of the reference। ये एक प्रोसीजर बताया हुआ है, अगर कोई बंदा रिवीजन अप्लाई करता है, ठीक है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अलावा, तो वो क्या करेगा? वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो, यानी यहाँ पे सिर्फ वकीलों के लिए बताया गया है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लगा के भेजे विद इन 30 डेज विदाउट कॉलिंग ऑफ द कोड ऑफ फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द कोड। ठीक है, वो किसी ऑर्डर के खिलाफ विद इन 30 डेज के अंदर रिवीजन में जा सकता है। तो उसके लिए वो कोर्ट जो है नीचे वाली कोर्ट से रिकॉर्ड नहीं मंगवाएगी, बल्कि आपको ये सारा रिकॉर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लगा के पेश करना होगा। Provided further that such application shall be made within 10 days of the decision of the court। ठीक है, लेकिन जो इसकी एप्लीकेशन होती है ये रिवीजन की, ये 30 डेज किसके बताए गए हैं कि आपको जो हाई कोर्ट शेल डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन, कि वो जिस तरह वो 30 डेज में अपील को डिस्पोज ऑफ करेगी, ऐसे ये रिवीजन की एप्लीकेशन को विद इन 30 डेज डिस्पोज ऑफ करेगी। ठीक है, इस एप्लीकेशन देने का कितने डेज हैं? वही 10 डेज हैं, जिस अपील में 10 डेज हैं। और एक लॉ का जनरल रूल होता है, जहाँ पे अपील होती है वहाँ पे आप रिवीजन नहीं फाइल कर सकते, जहाँ पे आप रिवीजन फाइल कर बैठे वहाँ पे आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिक से आप डिफरेंट याद रखिएगा कि जहाँ पे हम अपील कर देंगे एक बार, वहाँ पे आप रिवीजन का कोई राइट नहीं है। जहाँ पे आपने रिवीजन अप्लाई कर दी, वहाँ पे आपके पास अपील का राइट क्लोज हो जाएगा। और अपील के राइट्स बहुत ज़्यादा, मतलब अपील के अंदर बहुत ज़्यादा आपके पास ग्राउंड होता है वकील साहब के लिए कि वो बहुत सारी चीज़ें बयान कर सकता है। लेकिन रिवीजन के अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बहुत थोड़े से ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिवीजन करना भी चाहे तो फिर वो 10 डेज के अंदर कर सकता है। और डिसीजन ऑफ द कोर्ट विच शैल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ सच डिसीजन, वो कोर्ट 30 डेज के अंदर अंदर इससे रिवीजन का फैसला करेगी। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा क्वेश्चन सेशन रख लें, बाकी आप थोड़ा नहीं तो रात को कर लें। नहीं बस खत्म होने लगे, आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा चले ठीक। कुछ भी नहीं है, मैंने आपको कहा 5 बजे का, तो 5 बजे से पहले पहले ख़त्म करके दूँगा। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग इसको आप छोड़ दें, ये आपके मतलब का नहीं है। पेमेंट ऑफ बोनसेस ये भी रहने दें। हाँ, नैब पेमेंट ऑफ बोनसेस, नैब का जो चेयरमैन है तो वो कुछ अनाउंस कर सकता है रिवॉर्ड, कोई बंदे अच्छा काम कर रहे हैं तो इस तरह इन्वेस्टिगेशन वगैरह के अंदर वो कोई ऐसे रूल बना सकता है जी, जो बंदा ये काम करेगा उसको हम इतने पैसे देंगे या हमसे रिवॉर्ड देंगे या कोई इश्यू लेंगे, तो वो कर सकता है। अच्छा जी, रिपोर्ट ऑफ पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स के लिहाज से। इसके ऊपर बार बार बात हो रही है, अमेंडमेंट इसी पे पेश की थी अभी पीछे, जो कि अभी जो आपका अप्रूवल के लिए पड़ी हुई है, कि भाई ऑल मिनिस्टर डिवीजन, जो भी गवर्नमेंट ने जितना भी काम करना है, कोई वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसकी एक कॉपी नैब को प्रोवाइड करेगी। बस आपने ये याद रखना, उस कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी वो नैब को प्रोवाइड करेगी। भाई गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है तो उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो नैब को कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी प्रोवाइड करेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि 50 मिलियन रुपीज़ या उससे ऊपर की मालियत का गवर्नमेंट करेगी। तो विद इन सच टाइम एज रीजनेबली, कुछ रीजनेबल टाइम है
उसके अंदर अंदर वो क्या करेगा, जैसे ही वो साइन करेगा उसके बाद कुछ रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर वो नैब को वो काफ़ी फ्राहम करेगा। इसकी वजह से बहुत मुश्किल पैदा हो रही है। इसके लिए बार बार अमेंडमेंट्स की दरख्वास्त की जा रही है, प्रपोज की जा रही है सेनेट के अंदर भी, क्योंकि कोई भी MPA MNA वो कोई काम करने से कतराता है कि भाई मैं इस, क्योंकि थोड़ी बहुत तो करप्शन होती है हर चीज़ में, और स्टेट के इदारों को चलाने के लिए करप्शन एक लाजमी चीज़ है, क्योंकि अगर उसका अपना इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा। इसकी वजह से वो जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम है, डेवलपमेंट के काम है, कोई भी नहीं करता, सिर्फ इस डर की वजह से कि ये कॉपी फर्निश करनी होती है और वो उसके खिलाफ एक नई इंक्वायरी शुरू कर देती है, क्योंकि करप्शन तो एक लाजमी हिस्सा है हर जगह का। इसके बारे में सवाल आ सकता है कि 50 मिलियन रुपीज़ का अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ या इससे ऊपर का हुआ उसकी कापी देना लाजमी है। हाँ जी, मैयर फॉर दी प्रिवेंशन, मैयर क्या ले सकती है, कह सकती है चेयरमैन नैब से नो टू करप्शन, हर इदारे में बैनर लगा सकती है, ये वो तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एजुकेट द पीपल, डेवलप द सोसाइटी, और उसको बता सकती है एग्जामिन द लॉ इन्फोर्समेंट, हर जगह पे बैनर लगाती है। ये इस सेक्शन के तहत वो नैब लगा रही होती है, उसके ऊपर काफ़ी खर्चा करती है और एडवर्टीजमेंट कर सकती है, लोगों को एजुकेट कर सकती है भाई करप्शन नहीं करो, करप्शन नहीं करो। ठीक है, नैब टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट, नैब एनुअल रिपोर्ट करती है और जो कि बिफोर द लास्ट डे ऑफ मार्च उस नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर का जो होता है उससे पहले पहले उसने पिछले साल की रिपोर्ट पेश करनी होती है। रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और ये वेबसाइट पे इनकी अवेलेबल होता है, इन्होंने साल के अंदर क्या किया है ये वो होती है। ओके, रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ फाइन्स ETC एज एरियर्स लैंड रेवेन्यू, ये भी आपकी काम करनी है। ये एक ऐसा वो फिर बन जाता है लैंड रेवेन्यू का, वो बन जाता है कि कैसे वो जो डिटरमाइन कर। पावर टू मेक रूल्स, चेयरमैन ने, अच्छा जो इंटरनल मामला होते हैं किसी भी इदारे के, उस दिन भी मैंने बताया था कि वो इदारा अपने रूल्स खुद बताता है। एक्ट ऑर्डिनेंस जो होता है वो उसकी पूरा एक टोटल फ्रेमवर्क बताता है कि ये इदारे की क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन इदारा अपने अंदर जो कुछ करता है, अपने लोगों को कैसे चलाता है, किस बंदे ने कब हाजिरी देनी है, कब आना है, ड्यूटी टाइमिंग क्या है, क्या कोड ऑफ ड्रेस होगा, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कितनी छुट्टियाँ, वो पावर टू मेक रूल्स होता है। वो कौन करेगा? चेयरमैन नैब विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट मेक रूल्स फॉर, एक पूरा रूल्स भी इसी तरह मौजूद है नैब ऑर्डिनेंस के साथ रूल्स हो। मैं रूल्स अभी मैंने इसके मुझे याद नहीं है कि किस सन के हैं, लेकिन मुझे याद कराइएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। मे भी वो उसका सन पूछ सकता है कब रूल्स इसके आए थे। इसी तरह जैसा ये ऑर्डिनेंस है इस तरह रूल का भी एक, जैसा ये 1999 है उस तरह उसकी एक डेट होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, चेयरमैन नैब इसके रूल बनाते हैं विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। डेलीगेशन ऑफ पावर, चेयरमैन नैब डेलीगेट कर सकता है अपनी पावर किसी भी ऑफिसर को। वो जो बार बार आता है ना अर्थराइज, तो वो ये सेक्शन आ गया 34A के तहत, वो अपनी पावर को डेलीगेट करता है। रिपील एहतसाब एक्ट 1997, इस की प्रोमलिगेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस पूरे का पूरा वो क्या हो गया है, रिपील हो गया। ये 1999 में आ रहा है, 1985 से इसकी प्रोमलिगेशन हो रही है। तो जिस दिन ये आ गया तो 1985 से लेके अब आगे जितने भी केसेस होंगे जो एहतसाब एक्ट के तहत चल रहे थे वो सारे क्या हो जाते हैं, वो प्रोसीडिंग सारी इस उसकी कॉग्निजेंस नैब को मिल जाती है। तो नीचे यही बात लिखी हुई है, ये किसी मकसद की नहीं है आप लोगों की। इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता प्रोसिक्यूशन यानी प्रोसिक्यूटर नैब के खिलाफ। ठीक है, अदर प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ, प्रोविजनल गवर्नमेंट, चेयरमैन नैब के खिलाफ कोई आप सूट नहीं फाइल कर सकते। किस चीज़ का? इस चीज़ का कि ये डैमेजेस दे दी, ये गलत केस किया है इन्होंने। ठीक है, इन चीज़ों का केस आप नहीं फाइल कर सकते क्योंकि उसने जितने भी काम किए होते हैं गुड फेथ में किए होते हैं। अगर आप ये साबित कर दें कि उसने गुड फेथ में नहीं किया फिर आप कर सकते हैं, लेकिन गुड फेथ में ये गवर्नमेंट और चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जितने भी काम करते हैं इनके खिलाफ आप कोई केस कहीं पे दायर नहीं कर सकते। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर, कोई ऐसा डिफिकल्ट ऑर्डर
कोई ऐसी बात आ गई है तो किसको इजाज़त दी गई है? चेयरमैन नैब को इजाज़त दी गई है, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट मे मेक सच ऑर्डर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एज मे अपील। कोई ऐसी बात आ गई है जो कि नहीं है इस ऑर्डिनेंस में दी गई, लेकिन ऑर्डर करना है तो नैब विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऐसा ऑर्डर कर सकता है, लेकिन वो यानी अंडर दी दिस ऑर्डिनेंस रहते रहते वो उसको कर सकता है। नेसेसरी किसी चीज़ को रिमूव करना है तो वो कर सकता है। ये आपका ख़त्म हो गया जनाब नैब ऑर्डिनेंस। नीचे आ गया स्केजुअल। स्केजुअल किसे कहते हैं? स्केजुअल हर लॉ के अंदर अगर स्केजुअल दिया हो, स्केजुअल का मतलब होता है कि ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो कि बयान करने की ज़रूरत है, मतलब कैसे फॉर्म होने चाहिए, क्या टेबल होना चाहिए, कौन सी इम्प्रेजमेंट है, कौन सा सेक्शन है, कौन सी सज़ा है। तो उसके लिए एक सिंपल सा एक टेबल बनाया जाता है कि जी ये क्यों ऑफेंस है, इसकी ये सज़ा है, ये ऑफेंस है, इसकी ये सज़ा है, इसका ये फॉर्म होगा, ये होगा, ये। तो इस तरह स्केजुअल होते हैं, स्केजुअल के साथ इनेक्स्चर होते हैं, तो उसके अंदर विद टेबल के अंदर चीज़ें डिफ़ाइन की गई होती हैं। अब ऊपर सेक्शन 9 को तो उन्होंने ऊपर डिफ़ाइन कर दिया, क्योंकि वो डिफ़ाइन करना वहाँ पे लाजमी था, जो कि किसी और लॉ के अंदर नहीं दिया गया। सेक्शन 9 जो पूरा करप्शन और प्रैक्टिस के लिए था। लेकिन बाकी ऑफेंसेस उन्होंने कहा इस अंडर दिस ऑर्डिनेंस वो क्या था? सेक्शन 10B अंडर दिस ऑर्डिनेंस और भी ऑफेंसेस है, वो ये वाले ऑफेंसेस है। इसको जस्ट सिर्फ आप देख लें, इस सेट पे ऑफेंस लिखा हुआ है, ठीक है। कॉलम नंबर 1 में सीरियल नंबर, कॉलम नंबर 2 में ऑफेंस लिखा हुआ है, कॉलम नंबर 3 में पनिशमेंट लिखी हुई है। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि इसके कितने शेड्यूल हैं, इसके कितने शेड्यूल हैं? इसका सिर्फ एक शेड्यूल है, ठीक है। एक शेड्यूल है नैब ऑर्डिनेंस का, अंडर द सेक्शन 10B है, और इस शेड्यूल के अंदर 3 कॉलम बने हुए हैं। 3 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर शो कर रहा है, दूसरा कॉलम ऑफेंस शो कर रहा है, तीसरा कॉलम पनिशमेंट शो कर रहा है। तो पहले कॉलम में सीरियल नंबर 1 आ गया, ऑफेंस आ गया, ऑफेंस का नेम लिखा होगा, एनी पर्सन हु अबेट्स ये वो सारा पूरा ऑफेंस की बात कर देगा वो, और उसकी इम्प्रेसमेंट सामने लिखी हुई है, रिग्यूरियस इम्प्रेसमेंट, ये वाली आपने याद करनी है, ये आपने याद करनी है। पनिशमेंट याद करनी है, ऑफेंस का नाम थोड़ा सा सिर्फ यहाँ से याद कर लेना है, अबेट्स, ठीक है। एड और अबेट्स, आगे सारा यही होगा, एड और अबेट्स के मुतालिक होगा, ठीक है। इसी तरह अब आ गया जी रिफ्यूजेस टू आंसर क्वेश्चन, इसकी क्या सजा है? विगेरियस इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड 5 years। गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, उसकी क्या सजा है? ये आ गया रिगोरियस इम्प्रिजमेंट फॉर विच में एक्सटेंड 5 years। इसमें ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है कंप्लेनेंट विटनेस, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई परेशानी हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ये बिल्कुल सिंपल है। ये जो नीचे लिखे हुए हैं 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक, ये इसका मतलब ओमिटेड मतलब ये ख़त्म हो गया, पहले थे फिर बाद में ख़त्म कर दिए गए, ठीक है जनाब। अब 10 मिनट रह गए हैं हमारे पास, क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेते हैं। उसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हुए तो वो आप ग्रुप के अंदर ऑडियो मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मुझे एज सून एज पॉसिबल जो फ्री टाइम मिला तो मैं उसका आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो आप 1 बाय 1 मैं आपका नेम कॉल कर लेता हूँ, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी जल्दी कर लें। अगर ये मीटिंग ख़त्म हो गई, 9 मिनट हमारे पास हैं, तो उसके अलावा जो क्वेश्चन हुए वो आप ग्रुप के अंदर कर लीजिएगा। जी अब्दुल सलाम साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये क्वेश्चन मेरा एक है, जो हम सेक्शन 25 में वॉलेंट्री रिटर्न पढ़ते हैं, जिसे पिलिया बार्गेन टर्म कहते हैं। जी जी तो पार्ट ए में तो हमने पढ़ लिया कि भाई एक नोटिस भेज दिया कि भाई आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हम करना चाह रहे हैं, और वो वॉलेंट्री आकर चेयरमैन के पास आता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी की पैसे हैं मैं जी जी आपको रिटर्न कर देता हूँ। तो जी वो जी वहाँ चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो पार्ट बी में है उसमें कहते हैं कि ट्रायल, आफ्टर ट्रायल इन्वेस्टिगेशन, जी तो ये चीज़ समझ में नहीं आई कि आप जी जी। थोड़ा इसको। ये फ़र्क है ना, मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे कि प्ली बार्गेन करने के 2 तरीके हैं। एक है बिफोर दी नैब, चेयरमैन नैब, वहाँ पे प्ली बार्गेन जो होता है वहाँ पे चेयरमैन नैब को इजाज़त दी गई है, ठीक है। ये हम्म, 25 निकाल लेता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वहाँ पे चेयरमैन नैब के पास पावर है, ये जी देखिए, सर।
ठीक है। और जी जी। जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, हम्म जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, वहाँ पे हम्म, चेयरमैन नैब की पावर नहीं है। सही ठीक है। जहाँ पे कोर्ट में मामला सही। चला गया, वहाँ पे कोर्ट कोर्ट बयान करेगी। ठीक है। ठीक वहाँ है। पे कोर्ट ये होगा। यहाँ पे एक बात थी ऊपर जो है 25A के अंदर जो जितनी भी बात हो रही है, वो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द मैटर इज नॉट सब जुडिस, बिफोर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट नहीं होना चाहिए। अगर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट है तो फिर वो अलग सेक्शन है, मतलब फिर आगे आगे देखेंगे। लेकिन ये वाला सेक्शन सिर्फ उस पर अप्लाई होता है जब तक कोर्ट के अंदर मामला नहीं गया, बात ही खत्म कर दी उसने। ठीक है। तो चेयरमैन नैब को वहां तक हम्म इख्तियार है कि वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है। ये लफ्ज लिखा हुआ हम्म डिस्चार्ज। देखें कोर्ट का आएगा तो कोर्ट में कभी भी डिस्चार्ज ही नहीं बनती, वहां पे रिलीज बनता है। अब आ हम्म गया बिफोर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, या बिफोर या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। अगर ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ तब भी कोर्ट के अंदर मामला चला गया है, या ट्रायल शुरू हो गया तब भी कोर्ट के अंदर मामला है, या कन्विक्शन भी हो गई है, अपील चल रही है, तब क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर चेयरमैन अपनी डिस्क्रिप्शन पे वो ऑफर एक्सेप्ट तो करेगा, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ कोर्ट, कोर्ट उस बंदे को रिलीज कर सकती है, चेयरमैन नैब नहीं कर सकता। ठीक है। इस सही। चीज को गौर से देखिएगा, ये जहन में रखिएगा कि फिर कोर्ट के पास इख्तियार चले जाते हैं। ये दोनों में फर्क है, ए एंड बी में। मतलब कोर्ट उसको फिर रिलीज कर जी सकता जी है, चेयरमैन की कोई इजाजत नहीं है। जी जी। चेयरमैन सिर्फ डिटरमाइन करेगा अमाउंट, और ठीक है। अमाउंट डिटरमाइन करके लेगा और लिख के देगा किसको? अप्रूवल ऑफ द कोर्ट लेगा कि भाई इसको रिलीज कर दे, मेरे लिहाज से ये सारा मामला खत्म हो गया। अब कोर्ट उसको सेटिस्फाई अगर हो जाए तो कोर्ट उसको रिलीज कर सकती है। वो कोर्ट नैब कोर्ट हो सकती है, अपील वाले मामले में अपील अपीलेंट कोर्ट हो सकती है, यानी हाई कोर्ट हो सकती है। ठीक है। अच्छा सर, ये सेक्शन 25A में जो पार्ट जी पढ़ते हैं कि गवर्नर और चेयरमैन नेब के दरमियान एक बातचीत होती है कि भाई मैंने आपको एक कंसुलेशन कमेटी का दस्तावेज भेजा है, और अगर वो चेयरमैन नेब उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर वो उसके बाद क्या चीज़ होती है? फिर कोर्ट के पास मामला चला जाता है। वो अच्छा, मामला फिर कोर्ट कोर्ट के के पास पास चला मामला। जाएगा, कोर्ट जाने फिर उसको काम जाने, जैसे वो चाहे वो कर दे। ठीक है। अच्छा, 7 दिन के अंदर फिर वो कोर्ट में चला जाता है मामला। जी 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 जी। चलें ठीक है। और जो सिविल सर्वेंट एक्ट है सर, वो आपने कहा कि चेयरमैन जो बंदे अपॉइंट करेगा वो एक तो टेम्पररी होगा, और उन पर सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 नहीं लागू नैब, होगा। नैब, बस आप सिंपल फार्मूला याद रखें, नैब, चेयरमैन नैब नहीं, नैब नेशनल हाँ अकाउंटेबिलिटी ने ब्यूरो अगर खुद अपॉइंट करती है तो उसके ऊपर सिविल सर्वेंट एक्ट नहीं लिखता। अगर सिविल फॉर सर्वेंट एक्ट, सपोज हम। सिविल सर्वेंट हम्म अगर पहले से काम कर रहा है और उसकी नैब के अंदर ड्यूटी लगती है तो उसके ऊपर अप्लाई होता है। हम्म। नहीं, जैसे अगर हम एडी नेब में अपॉइंट हो जाते हैं तो हमारे ऊपर भी लागू होगा या नहीं? देखना पड़ेगा, रूल्स के अंदर देखना पड़ेगा कि हमें कौन अपॉइंट कर रहा है, नैब अच्छा अपॉइंट कर रहा है या फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, इसलिए एफपीएससी हमें रिक्रूट कर रही है, लेकिन ये देखना पड़ेगा, रूल्स के अंदर अच्छा लिखा होता है। अच्छा। अच्छा, जी, चलें या ठीक है सर, एडवर्टीजमेंट के थैंक। ऊपर भी लिखा होता है, वो भी चेक कर लें। बस ठीक है, थैंक जी यू सर। जी। अतीक अहमद भाई, 4 मिनट रहते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अतीक अहमद। ओके, फहद अहमद भाई, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। सर 26 का सेक्शन सी रिपीट कर दीजिएगा। 26 सेक्शन सी। 26। अच्छा, ये जो पार्डन किया जाता है ना किसी बंदे को, जी जी ठीक है, उस बंदे जी को जी जो पार्डन किया जाएगा, एविडेंस देने से पार्डन किया जाएगा, लेकिन उसे इन द केस ऑफ फुल पार्डन बी ट्राइड, उसको ट्रायल के अंदर लेके आया जा सकता है। जो ऑफेंस है ना, जी जी। उससे पार्डन नहीं हाँ मिलता। ठीक है, उसके एविडेंस से पार्डन मिलता है, लेकिन उसको ट्राई किया जा सकता है, पहली ये कहती है। और दूसरी जो इसकी क्लास है वो ये कहती है, इन द केस ऑफ कंडीशनल पार्टनर बी अवॉर्डेड पनिशमेंट। उसके अंदर जहाँ पे कंडीशनल है, कंडीशनल तक तो उसको एविडेंस से वो इस्तिस्ना हासिल है कि उसको पार्डन कर दिया गया। लेकिन
अगर उसे जो पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है, ग्रांट ऑफ पार्डन नॉट जी नेसेसरी, जी पनिशमेंट और पेनल्टी या पनिशमेंट वो इससे ताल्लुक नहीं रखती कि उस जी बंदे को हमने पार्डन किया, ये सिंपल सी बात है। लेकिन ये उसमें पूछे जाने वाली बात नहीं है, ये थोड़ी लीगल क्वेश्चनिंग है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा ठीक वो है, ना करें। जी थैंक यू। जी जी। नेक्स्ट अब्दुल सलाम हो गया। मोहम्मद रियाज भाई, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू सर। ओके, सवेरा रजा, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो। ओके, तैयब भाई, आपका कोई क्वेश्चन हो। जी बिलाल भाई, अस्सलाम जी जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, ये टेंडर ऑफ पार्डन मैंने मतलब ये नहीं अटेंड कर सका थोड़ा, तो ये इसका मतलब क्या डेफिनेशन है, इसमें क्या होता है, मतलब टेंडर ऑफ पार्डन? असल में ये एक इख्तियार है, ठीक है, ठीक है। जिसको जिसको यूज़ करते हुए पार्डन कहते हैं माफ़ीनामा, ठीक है, माफ़ी दे सकते हैं कि मैडम, ठीक है जी, आपका एविडेंस हम नहीं ले रहे ना, तो अच्छा, वो पार्डन कर सकते हैं। तो इससे नहीं कोई, पार्डन, पार्डन का मतलब क्या है, मतलब? पार्डन का मतलब होता है माफ़ी देना, यानी अच्छा, माफी देना, जी जी, ठीक है ठीक है। माफ़ी दे देना, ठीक है। तो ये चेयरमैन नैब का इख्तियार है कि वो एविडेंस से किसी बंदे को माफ़ी दे सकता है, ठीक है। अच्छा उसका एक प्रोसीजर है, वो बताया गया, लेकिन इससे आई थिंक कोई आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। ये एक लीगली टर्म यूज़ होती है और इसका एक अलग से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से भी ताल्लुक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, और ये दूसरा सूट, सूट की क्या डेफिनेशन है? सूट यानी जो मैं बार बार लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि सूट, हाँ हाँ, SUIT। जी, SUIT सूट। सूट का मतलब होता है कि जो केस होता है ना, इस केस ठीक की है जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसको हम पूरे को एक सूट कहते हैं। ये अंडर द ठीक है सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल प्रोसीजर के तहत होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर होता है। सूट इस पूरे फ्रेमवर्क को, जो भी काम हो रहा होता है, इस पूरे को एक सूट कहते हैं। जब ये कोर्ट के अंदर हम इसको सबमिट कर रहे होते हैं, सूट शैल बी ठीक है लाया, सूट, ये तो ये कोर्ट के लिए वर्ड यूज होता है, कोर्ट के अंदर जब हम पूरा केस लेके जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।